गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। जो हम चैप्टर कर रहे थे, कितने नंबर चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे थे। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 8 में पहले बात कर ली थी, कुछ विधियों की बात की थी। 3 प्रकार की विधियां मैंने आप लोगों को बताई थी और आप लोगों ने उनको शानदार तरीके से पढ़ा भी था। अब हम आगे बात करते हैं कि पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व जो होते हैं उनकी बात हम लोग करते हैं कि पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व कौन से होते हैं और ये जो पोषक तत्व हैं ये कितने पाए जाते हैं। इस बात का हम अध्ययन इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी पर, अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर लगभग 105 तत्व पाए गए हैं। कितने तत्व पाए गए हैं? पोषक तत्व कितने पाए गए हैं? 105 पोषक तत्व पाए गए हैं, जिनमें से अगर हम लोग बात करें तो जो 60 पोषक तत्व हैं वो सभी जो 60 पोषक तत्व हैं वही उन्हीं की उपस्थिति जो है वो दर्ज की गई है। कितने पौधों की? कितने पोषक तत्वों की? 60 पोषक तत्वों की उपस्थिति ही दर्ज की गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 60 पोषक तत्व भी सभी पौधों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, 105 पाए जाते हैं जिनमें से 60 की उपस्थिति दर्ज की गई है। इन 60 में से भी सभी पौधों के लिए ये 60 भी क्या है? आवश्यक नहीं होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए, आपको बताता हूं कि जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, वो कितने होते हैं? वो होते हैं केवल 17 तत्व। कितने तत्व? 17 तत्व ही पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। इन 17 तत्वों को क्या बोला जाता है? अनिवार्य पोषक तत्व बोला जाता है या अनिवार्य तत्व बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अनिवार्य पोषक तत्व इनको बोला जाता है। बाकी 60 में से जितने भी बाकी जो बच गए हैं, कितने बच गए? 43, ठीक है ना। 43 जो शेष बचे हैं उनको क्या बोला जाता है? अनावश्यक तत्व कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? अनावश्यक तत्व कहा जाता है। ये तो हो गई बात किसकी? अनिवार्य तत्वों की, कि टोटल होते हैं वो 17 होते हैं। लेकिन इन 17 को ही अनिवार्य पोषक तत्वों में क्यों रखा गया है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बात को हम नहीं जान पाएंगे तो ये नहीं बता पाएंगे कि इन 43 को क्यों हटाया गया 60 में से, ये अनावश्यक कैसे होते हैं, ठीक है। इसलिए इन 17 तत्वों के निर्धारण के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए। क्या निर्धारित किए गए? नियम निर्धारित किए गए बच्चों। और वो नियम देखो कौन से हैं। पहला जो तत्व हमने अनिवार्य पोषक तत्वों के अंदर उसको शामिल किया है तो उसमें पौधों की सामान्य वृद्धि एवं जनन के लिए वो आवश्यक होने चाहिए। अर्थात उन तत्वों से पौधे की सामान्य वृद्धि और जनन की क्रिया होनी चाहिए या फिर प्रभावित होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, उन तत्वों की अनिवार्यता जो है वो विशिष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए। अनिवार्यता विशिष्ट का मतलब समझते हो? अनिवार्यता का मतलब होना चाहिए ही चाहिए। अर्थात कोई मान लीजिए ए तत्व है, ए तत्व की पादप के अंदर कमी हो गई। क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है। और पादप मान लीजिए बोना रह गया। पादप क्या रह गया? बोना रह गया। अब इस ए तत्व से ही इस पादप का बोनापन खत्म किया जा सकता है, अन्य बी सी डी से नहीं किया जा सकता। अर्थात उसी तत्व की कमी को उसी तत्व से ही क्या किया जा सकता है? पूर्ण किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। उन्हें क्या बोलते हैं? अनिवार्यता विशिष्टता बोलते हैं। अर्थात अनिवार्य पोषक तत्वों में जिन तत्वों को रखा गया है उनकी कमी को वही पूरा कर सकते हैं। 3 नंबर अगर बात करें तो उपापचयी क्रियाओं में शामिल होने चाहिए। पादप की जो भी उपापचयी क्रियाएं हैं उनमें वो तत्व शामिल होने चाहिए। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। 4 नंबर, जैसे मान लीजिए ए तत्व की कमी हुई, माना कि कोई ए तत्व है उसकी कमी हुई,
तो उससे विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होने चाहिए, उसे कोई न कोई न्यूनता या विशिष्ट लक्षण जो है वो उत्पन्न होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ निर्धारण के लिए अनिवार्य तत्वों को शामिल करने के लिए उनके लिए कुछ नियम जो है वो बनाए गए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं अनिवार्य तत्वों की। जो अनिवार्य तत्व है, कितने पढ़े हमने? 17 पढ़े। कितने पढ़े? 17। इन 17 तत्वों को पौधों के अंदर, पौधों में अनिवार्य पोषक तत्वों को उपस्थित मात्रा के आधार पर फिर 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से हैं 2 भाग? देखिए, एक तो होता है वृहत पोषक तत्व, ठीक है, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व है। या अगर हम बात करें इनकी, तो इनको हम और भी नाम, इसको प्रधान नाम दिया जाता है, इसको गौण नाम दिया जाता है, तो वो इनकी हम विस्तार से बात अभी करेंगे। सबसे पहले वृहत पोषक तत्व है, उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व है। उपस्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया गया। तो अब इनकी बात करते हैं कि वृहत पोषक तत्व क्या होता है और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है। आपको ये इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से संबंधित, और इस बार एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आगे आएगा वो टॉपिक। ठीक है, तो अब देखो वृहत पोषक तत्व की, किसकी बात करते हैं? वृहत पोषक तत्व की। देखिए वृहत पोषक तत्व क्या होता है, इनकी हम परिभाषा करेंगे। टोटल अनिवार्य तत्व हमने 17 की बात की थी, और देखेंगे कौन से ये कितने कितने होते हैं। 2 प्रकार हैं, 2 भागों में होंगे। कितने कितने होंगे? देखो सबसे पहले परिभाषा, वे तत्व है जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में, पौधे के कितने? 1 ग्राम शुष्क भार में, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, 1 ग्राम शुष्क भार में कितनी होगी? 1 से 10 मिलीग्रा होगी या मिलीग्राम होगी, तब उन्हें क्या बोलेंगे? वृहत पोषक तत्व बोलेंगे। वे तत्व है जिनकी मात्रा, बच्चों ध्यान से सुनो, वे तत्व है जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में जब 1 से 10 मिलीग्राम हो, 1 से 10 मिलीग्राम हो या मिलीग्रा हो, तो उनको क्या बोला जाता है? वृहत पोषक तत्व बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सी, आपको सिर्फ मान याद रखना है कि 1 ग्राम शुष्क भार में अगर 1 से 10 मिलीग्राम हो, अर्थात 1 से अधिक व 10 तक हो, तो उसे क्या बोला जाता है? वृहत पोषक तत्व बोला जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, इनको गुरु पोषक तत्व या प्रधान पोषक तत्व भी बोला जाता है। गुरु का मतलब भी बड़ा होता है, वृहत का मतलब भी बड़ा होता है, प्रधान भी किसी बड़े शब्द के लिए काम में लिया जाता है। तो इनको गुरु पोषक तत्व या इनको क्या बोला जाता है? प्रधान पोषक तत्व है, वो भी इनको बोला जाता है। इनकी संख्या 9 होती है। टोटल कितनी होती है? संख्या 9 होती है, अर्थात 17 में से ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। अर्थात ये सूक्ष्म पोषक तत्वों से एक अधिक होता है, वो कितने बचे? 8 बचे। ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, CHONPKSMgCa। पहला जो है कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये जो हैं ये वृहत पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वृहत पोषक तत्व बोला जाता है। ओके, इसके बाद देखिए बात करते हैं 2 नंबर की, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? माइक्रो जिनको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? देखिए, इनमें परिभाषा वही रहेगी सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? देखिए, वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में अगर 1 मिलीग्राम से कम हो, किससे? 1 मिलीग्राम से कम हो। कितने मिलीग्राम से? 1 मिलीग्राम से कम हो। वहां 1 से 10 मिलीग्राम थी, अर्थात 1 से अधिक थी, यहां पे 1 से कम हो, तो क्या बोलेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, फिर से सुन लो। वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम हो,
तो ऐसे तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ओके, अब आगे देखिए, इनकी संख्या जो है वो 8 होती है। सीधी सी बात है, हमारे पास 17 थे, 17 में से 9 गए, वो तो हो गए वर्त पोषक तत्व, और बाकी शेष कितने बचे? 8। 2 ही प्रकार थे, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व कितने रह गए? 8। इनको गौण पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व भी बोला जाता है। गौण या क्या बोला जाता है? लघु पोषक तत्व भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ये नाम नहीं देकर आपको इनके जो अन्य नाम हैं, जैसे वर्त पोषक तत्व के क्या थे? गुरु या प्रधान पोषक तत्व, वो मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर सूक्ष्म पोषक तत्व में हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर आपको गौण या फिर लघु पोषक तत्व है मिल सकता है। इनकी संख्या 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? Fe, B, Mn, Cu, Zn, MO, Cl, Ni, अर्थात आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे ही रखो, क्योंकि प्रश्न अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि वृहत पोषक तत्वों के नाम लिखिए, तब आपको ये याद होने चाहिए टोटल 9, और सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखिए तो 8 या 8 के 8। कौन से? आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की। अब देखिए, कुछ मैंने नोट में बातें लिखी हैं, इनको भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जैसे आप अगर आगे नीट की एग्जाम देते हो, ठीक है, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे बहुत ही थोड़े जो है बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, साधारण क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको इनका ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। वो कौन से? देखिए, जो आयरन, लोहा और जो बोरॉन है, इनको मध्यवर्ती पोषक तत्व कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये दोनों तरह, एक से कम भी हो सकते हैं और एक से 10 मिलीग्राम के बीच भी हो सकते हैं, तो इनको मध्यवर्ती पोषक तत्व कहा जाता है। किस किस को? आयरन और बोरॉन को। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इसके बाद में देखिए दूसरी बात, नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और जो पोटेशियम है। नाइट्रोजन, देखिए हम बात किसकी, ये किस में थे? ये तो थे हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर, ठीक है, ये थे हमारे वृहत पोषक तत्वों के अंदर NPK, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये प्राथमिक वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? प्राथमिक वृहत पोषक तत्व या प्राथमिक गुरु पोषक तत्व इनको बोला जाता है। याद रखनी है ये बात भी। इसके बाद देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। देखिए, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनको द्वितीयक वृहत पोषक तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वितीयक वृहत पोषक तत्व इनको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, जो सोडियम है Si है, CO है, Se है, इनको बोला जाता है लाभदायक या कार्यात्मक पोषक तत्व है। ये लाभदायक और कार्य की प्रति क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं, इसलिए इनको लाभदायक या कार्यात्मक जो है पोषक तत्व बोला जाता है। इस प्रकार से हमने वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात हमने आज कर ली। इसके बाद देखिए, स्थिति के आधार पर मात्रा की उपस्थिति के आधार बात कर ली। अब बात करते हैं कार्य के आधार पर जो अनार्य तत्व हैं उनके प्रकार, ठीक है। कार्य के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है? कार्य के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य 4 भाग हैं, ठीक है। एक तो है संरचनात्मक तत्व, एक है ऊर्जा संबंधित तत्व। कौन सा है? ऊर्जा संबंधित तत्व। एक है एंजाइम सहक्रियक तत्व और एक है प्रासनिक कार्य संबंधित तत्व, ठीक है। तो 4 हैं। संरचनात्मक तत्व की बात करते हैं। देखिए, संरचनात्मक तत्व जो होते हैं संरचना का निर्माण करेंगे। जो पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, DNA एंड जो RNA हैं, उनके रचनात्मक घटकों के रूप में जो काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संरचनात्मक तत्व कहा जाता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो होते हैं इन्हें संरचनात्मक तत्व भी
कहा जाता है। दिस इज ए इम्पोर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, संरचनात्मक तत्व है। ठीक है, दूसरा ऊर्जा संबंधित तत्व है। कुछ ऐसे होते हैं जो पौधों के अंदर जो ऊर्जा से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनमें काम आते हैं, उनमें उपयोगी होते हैं। जैसे यौगिक एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता है। तो इसमें फास्फोरस है, कौन सा है, पी फास्फोरस। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। इसके बाद उपयोगी होते हैं, तो ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है, ऊर्जा संबंधित तत्व कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं एंजाइम सहक्रियक की। एंजाइम सहक्रियक जो होते हैं वो पौधों के अंदर एंजाइमों को सहक्रिय और उनको निरोधक करने का कार्य करते हैं। ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है, एंजाइम सहक्रियक बोला जाता है। जैसे मैग्नीज है, आपने कई बार उत्प्रेरक के रूप में, एंजाइमों के रूप में काम में लेते हुए देखा इनको। मैग्नीशियम है, जिंक है, मोलिब्डेनम है आदि। ठीक है, लास्ट जो है आपका प्रासरणिक कार्य संबंधी, पौधों के अंदर प्रासरणिक कार्य जो होते हैं, ऑस्मोसिस जो रिएक्शंस होती हैं उनका जो कंट्रोल होता है वो जिनके माध्यम से होता है उन्हें क्या बोला जाता है, प्रासरणिक कार्य संबंधी बोला जाता है। जैसे पोटेशियम है, हमने बात की थी पोटेशियम आयन स्थानांतरण अंत की। ठीक है, पोटेशियम है, क्लोरीन आदि जो है वो इस प्रकार से पादपों में प्रासरणिक कार्य संतुलन का कार्य करते हैं, ऑस्मोसिस रिएक्शन कंट्रोल का कार्य करते हैं। ये तो बात हो गई। अब देखिए इसमें 2-4 बातें और हैं कंट्रोल, उसके बाद हम जो है आगे जो बात करेंगे कल, वो बात हम करेंगे इन सभी 17 तत्वों के विभिन्न न्यूनता से क्या हानि होती है, ये किस प्रकार से पादपों में आवश्यक होते हैं। लेकिन अब कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए हम बात अगर करते हैं किसकी, CHO और N की, तो इनको अखनिज तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अखनिज तत्व बोला जाता है। कुछ लेखक इनको अखनिज तत्व मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये वायुमंडल व जल से, इनका प्रमुख स्रोत जो होता है वो क्या होता है, वायुमंडल व जल होता है। ठीक है, इसलिए इन 4 तत्वों को वो क्या मानते हैं, अखनिज तत्व मानते हैं। लेकिन सही जो बात है वो ये है, इनमें से CHO, चलो ये तो ठीक है, वायुमंडल और जल से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि C तो प्राप्त हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से, इसके अलावा ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड से। H की बात करें तो H2O से, जल से। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो CO2 और O2 से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन N की अगर बात करें तो इसे अखनिज तत्व में गिना कुछ लेखक मानते हैं, लेकिन इसका जो पौधे हैं इसको जो है मिट्टी के माध्यम से ही प्राप्त कर पाते हैं। वायुमंडल में ये जरूर रहता है नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन पौधे इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं, मृदा से ही करते हैं। तो जो अखनिज तत्व हैं वो कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। अखनिज तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं। बाकी 17 में से 14 तत्व हैं उनको खनिज तत्व माना जाता है। उनको क्या माना जाता है, खनिज तत्व माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज बात की। इसके बाद हम टोटल 17 जो तत्व है, मैंने आपको 9 लिखवाए थे वृहत पोषक तत्वों में और 8 लिखवाए थे सूक्ष्म पोषक तत्वों में। उनकी हम विस्तार से बात कल वाले वीडियो में करेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा।